नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है कहानी इतिहास की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन पर। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे के अंतर्गत कि यदि कोई यूरोपीय 15वीं शताब्दी में भारत आना चाहे तो भारत आने के मार्ग कौन कौन से थे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि नए समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी। हम यह भी जानेंगे कि यूरोपीय लोग भारत आखिरकार आना क्यों चाहते थे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि वास्को डी गामा भारत कैसे आया, पुर्तगाली भारत कैसे आए और अंत में हम यह जानेंगे कि डच भारत में कैसे आए। पुर्तगालियों की और डचों की बस्तियां कहाँ कहाँ बनी, फैक्ट्री कहाँ कहाँ बनी और उनके गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है दोस्तों। 15वीं शताब्दी में यदि कोई यूरोपियन भारत आना चाहे तो उसके लिए दो मार्ग थे, एक स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग था। स्थल मार्ग जो था वो आपका बाल्कन प्रदेशों से शुरू होता था और फिर टर्की आता था। टर्की से ईरान, ईरान से इराक, इराक से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर बोलन दर्रे, गोमल दर्रे और खैबर दर्रे होते हुए भारत आने का मार्ग था। दूसरा मार्ग जो जल मार्ग था यह भूमध्य सागर या फिर काला सागर से होता हुआ लाल सागर आता था। लाल सागर से फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से अरब सागर और अरब सागर से भारत। मतलब भारत आने के मार्ग उपलब्ध थे। हमारा व्यापार यूरोप के कुछ देशों से, वेनिस, जिनेवा और यूनान से प्राचीन काल से ही व्यापार हो रहा था। फिर वो कौन सी आवश्यकताएं थी जिनकी वजह से नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। यह प्रश्न बनता है कि आखिर वो कारण कौन से थे जिनकी वजह से नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कुस्तुनतुनिया नाम का एक नगर है। इस नगर से यूरोप और पूर्वी देश जैसे कि भारत आपस में जुड़े थे। मतलब यह नगर मार्गों का चौराहे की तरह था। लेकिन 1453 में उस्मानिया साम्राज्य ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। अर्थात अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यूरोपियों के लिए भारत के मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब यूरोपीय भारत नहीं आ सकते थे। उस मार्ग पर अरबों का एकाधिकार हो गया। इस वजह से नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। अच्छा, लोग कहते हैं भारत की खोज की गई। भारत अपनी जगह पे ही था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई है जो यूरोप से भारत तक आता था। अब एक प्रश्न और बनता है कि आखिर ये यूरोप के लोग भारत आना क्यों चाहते थे, क्या जरूरत थी। वो वहां भी खुश रह सकते थे, हम यहाँ खुश रह सकते थे, क्यों हमारे जीवन में दखल देने के लिए यहाँ चले आए। इसकी भी कई वजह हैं। सबसे जो प्रमुख वजह है वह है गरम मसाले। पूरा यूरोप गरम मसालों के लिए पूर्वी देशों पर निर्भर था। पूर्वी देश से मेरा मतलब भारत और भारत के आसपास के देशों से है। और गरम मसाले भारत से अरब के व्यापारी खरीदते थे। ये अरब के व्यापारी अंग्रेजों को माल बेचते थे। अंग्रेजों से मेरा तात्पर्य यूरोपीय लोगों से है। और यूरोपीय लोग अरबों से यह गरम मसाले महंगे दाम में खरीदते थे। तो सस्ते गरम मसालों की इच्छा थी पाने की, इसलिए वो भारत आना चाहते थे। दूसरा,
भारत की अथाह संपत्ति के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था, वो इसे किसी भी तरह से लूटना चाहते थे। तीसरा कारण यह है, यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका असर इंग्लैंड, पुर्तगाल में भी पड़ा, फ्रांस में पड़ा, आपके नीदरलैंड में पड़ा। इन लोगों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि वहां उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे। तो जो नया माल उत्पादित हो रहा था आवश्यकता से अधिक, उसको खपाने के लिए बाजार की जरूरत थी, और बाजार ऐसा जो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में हो। अर्थात इनका प्लान था उपनिवेश बनाना, और उस समय उपनिवेश बनाने की भयंकर होड़ चल रही थी। मतलब जितने, ये माना जाता था कि जिसके जितने उपनिवेश होंगे वो देश उतना ही अमीर होगा। तो इन कारणों से वो लोग भारत आना चाहते थे। उस समय नए नए समुद्री मार्गों की खोज भी हो रही थी। एक खोज 1487 में होती है, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। वह यूरोप से अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, मतलब सबसे अंतिम दक्षिणी छोर पर, और उसे उसने नाम दिया तूफानी अंतरीप, जिसे हम उत्तमासा अंतरीप के नाम से जानते हैं, केप ऑफ गुड होप। और इस मार्ग के खोजे जाने से अफ्रीका तक का तो मार्ग मिल गया, इसके आगे की मार्ग की खोज करनी थी। तो उस आगे की मार्ग की खोज करने के लिए 1492 में एक यात्री निकला, कोलंबस। वो निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन समुद्र में मार्ग भटक गया और पहुंच गया अमेरिका। उसने अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कर ली और उसने समझा कि मैं भारत आ गया हूँ, यही इंडिया है। और लगभग 15-20 वर्षों तक यही कॉमन सोच थी कि यही इंडिया है, तो अमेरिका को ही इंडिया समझा जाता था। बाद में 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो भारत के लिए निकला। वह पुर्तगाल के जो प्रिंस थे, जो पुर्तगाल के राजा थे, उनसे, जिसे डॉक हेनरी बोलते हैं या प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जानते हैं, उनका प्रतिनिधि बन के भारत के लिए निकला था। अपने जहाजी बेड़े के साथ यह वास्को डी गामा बार्थोलोम्यू डियाज ने जिस उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी वहां तक पहुंच गया। अब मामला ये आया कि आगे कैसे जाया जाए। तो यहीं पर केप ऑफ गुड होप में इसको अहमद इब्न मजीद नाम का एक गुजरात का व्यापारी मिला। उसने वास्को डी गामा से कहा कि मैं तुमको भारत तक पहुंचा दूंगा, और बदले में उसने कुछ पैसे वगैरह लिए होंगे, जो भी मामला रहा हो। क्योंकि मैंने पहले बताया कि भारत का अरब के साथ और अरबों का यूरोप के साथ व्यापार हो रहा था। तो जो मजीद था, यह गुजराती व्यापारी था, मैं माल बेचने गया था, वहीं इसकी मुलाकात वास्को डी गामा से हो गई। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक इसी मजीद ने किया, और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल के कालिकट बंदरगाह पे उतरा, जहां पर वहां के क्षेत्रीय राजा जो थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया। वो भी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना के साथ फूलों का हार लिए हम स्वागत करते हैं, गाते हुए पहुंचे और भव्य स्वागत किया गया। उस समय केरल के आसपास के क्षेत्रों में अरब के व्यापारियों का बोलबाला था, अर्थात पूरा व्यापार अरब के लोगों के नियंत्रण में था। जब उन्हें मालूम चला कि कोई पुर्तगाली या कोई यूरोपी भारत आ चुका है और वह इस समय जमोरिन के दरबार में है, तो अरब के व्यापारियों ने वास्को डी गामा का खूब विरोध किया। लेकिन अब चूंकि उसे राजा का समर्थन मिला था, इसलिए उसने व्यापार शुरू कर दिया। जब
वास्को डी गामा व्यापार करके भारत से वापस लौटा तो अपने साथ काली मिर्च लेके गया, और यकीन मानिए यूरोप में उस काली मिर्च को बेचने के बाद अपना पूरा खर्च, आने जाने का खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना फायदा हुआ। मतलब कुल लागत का 60 गुना, जबकि उसने सारे खर्च निकाल दिए। अब पूरे यूरोप को एक प्रेरणा मिली कि चलो भाई भारत चलते हैं, वहां से व्यापार करते हैं, और भारत आने की होड़ लग गई। तो इस तरह वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यह पुर्तगाली था, और पुर्तगाली ही वह पहली यूरोपीय शक्ति थे जो भारत आए, और पुर्तगाली ही वो यूरोपीय शक्ति थे जो सबसे अंत में भारत से वापस गए। 1861 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से इनको जबरन निकाला गया था। अर्थात पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। पुर्तगालियों को भारत से प्रतिस्थापित करने का जो काम किया था वो डचों ने किया था। डचों ने इनको मार मार के नष्ट कर दिया था, व्यापार करना दूभर कर दिया था। अब डच पुर्तगालियों के बाद डच है। वैसे मैं एक बात और बता दूं, भारत में जो यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम था वो इस प्रकार था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लैंड के लोग आए थे, और फिर फ्रांस के लोग आए थे। अच्छा, अगर और मतलब थोड़ा सा छोटे देश को शामिल में, छोटी जिस कंपनी का ज्यादा अस्तित्व नहीं उसको भी शामिल कर लें, तो पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर डेनमार्क, और फिर फ्रांस। फ्रांस सबसे बाद में आया था, हालांकि वो सफल नहीं हो सके। तो अब नंबर था डचों के आगमन का। डच लोग 1596 में पूर्वी देशों में आ चुके थे, और 1602 में इनकी कंपनी बनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अर्थात इनकी जो कंपनी बनी वो 1602 में बनी, और कंपनी का नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की जो पूंजी थी वह थी संयुक्त पूंजी साझेदारों की मिलाकर 65 लाख गिल्डर। गिल्डर डचों की मुद्रा थी। अच्छा, डच डेनमार्क के रहने वाले थे, तो हम सॉरी डच जो है नीदरलैंड के रहने वाले थे, तो हम इनको नीदरलैंडी बोल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे डच ही मिलता है, बाद में नाम परिवर्तन वगैरह हुआ। डचों की जो कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यह एक तरह से कई साझेदारों की कंपनी थी, और इस कंपनी का प्रशासन नीदरलैंड की सरकार के आदेश के अनुसार 17 लोगों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था। और भारत में डचों का कोई एकीकृत गवर्नर जनरल नहीं था। ये बटेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडीज कंपनी के अधीन रहकर व्यापार कर रही थी। इस कंपनी ने रिकॉर्ड 200 वर्षों तक व्यापार किया भारत में, और इन 200 वर्षों तक इसने अपने साझेदारों को, मतलब जो कंपनी के निवेशक थे, कंपनी में निवेश करने वाले थे, कंपनी में जो साझेदार थे, उनको औसतन 18% प्रति वर्ष का फायदा दिया, मुनाफा दिया। और ये व्यापारिक इतिहास का या कमर्शियल इतिहास का अनूठा उदाहरण है जिसने 200 वर्षों तक 18% का सीधे सीधे फायदा दिया हो, औसत में लगभग 18%। अब बात करते हैं इनकी फैक्ट्रियों की, तो चाहे पुर्तगाली हो और चाहे डच हो। जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री बनी वो कोचीन में बनी, फिर कालीकट में बनी, फिर चिंसुरा में बनी, कन्नौर में बनी, गोवा में बनी, दमन में बनी, दीव में बनी, भटकल, चटगांव और हुगली में बनी, फिर सलसेट में बनी। मतलब
अन्य जगहों पर इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री खोली। लेकिन जो पहली फैक्ट्री थी वो पुर्तगालियों की कोचीन में थी। अच्छा, एक मजेदार बात और है, जो वास्को डी गामा था वह भारत 3 बार आया। एक बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और फिर तीसरी बार 1524 में ये गवर्नर बन के आया था पुर्तगालियों का। अब 1524 में इसकी कोचीन में मृत्यु हो गई और कोचीन में इसकी शव को 15 वर्षों तक लगभग दफना के रखा गया। कोचीन में इसकी समाधि बनी हुई है। बाद में से इसके अस्थियों को, अवशेषों को हटाकर पुर्तगाल शिफ्ट कर दिया गया। और जो इनके पुर्तगालियों के गवर्नर जनरल थे वो सबसे प्रथम थे वास्को डी अल्मीडा, उसके बाद अल्बुकर्क थे और फिर मीनो दा कुन्हा थे। अगर हम बात करें डचों की, तो डचों का सिस्टम अलग था। डचों की पहली फैक्ट्री जो बनी वो मसूलीपट्टनम में बनी। मतलब डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली वो मसूलीपट्टनम में खोली, फिर पुलिकट में खोली, सूरत में, चिंसुरा में, कासिम बाजार में। और मजेदार बात यह है कि जो इन्होंने फैक्ट्री खोली थी पुलिकट में, वह भारत में डचों के व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय था। और पुलिकट में ही डच लोग स्वर्ण पैगोडा, मतलब कि सोने के सिक्कों की ढलाई करते थे और ऐसा करने की इनको परमिशन थी। अब मामला ये आता है कि ये ऐसी कंपनी जो प्रतिवर्ष औसतन 18% का फायदा दे रही हो, उसका भारत से पतन कैसे हुआ। तो भारत में आगमन हो चुका था नौसैनिक शक्ति के किंग ब्रिटेन का। ब्रिटेन के लोग अब तक भारत आ चुके थे और उन्होंने लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों को कहीं न कहीं से परेशान करना शुरू किया। और वो इनसे अधिक चतुर थे, उनकी योजनाएं इनसे अच्छी थी, उनके सेना नायक इनके अच्छे थे और उनको जो उनकी सरकार से समर्थन था वो अच्छे से मिला था। जैसे कि डच की जो कंपनी थी, इनको 21 वर्षों के लिए मिला था अधिकार पत्र कि आप पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं या कोई समझौता कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन जब शुरू में आया तब उसके पास कोई पाबंदी नहीं थी, तो पूरी तरह से फ्री थे, जब चाहे जिस पे हमला कर दें, जब चाहे जो नीति बना दें। लेकिन डच इसमें स्वतंत्र नहीं थे। डचों की कंपनी का जो प्रशासन था वो नीदरलैंड की सरकार के आदेश से चलता था। उन्होंने कहा था कि 17 लोगों का एक बोर्ड बनाइए और वही बोर्ड आपका संचालन करेगा। लेकिन इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं था। डचों को अपना काम करने के लिए सब कुछ सरकार से पूछना पड़ता था। अच्छा, भारत में डचों ने फैक्ट्री तो कई जगहों पे खोली, लेकिन इन्होंने हेडक्वार्टर टाइप बनाए थे। मुख्य हेडक्वार्टर तो पुलिकट था, लेकिन क्षेत्रीय जो व्यापार के एरिया निर्धारित किए थे वो आपके थे कोरोमंडल, मालाबार और बंगाल। ये सब के जो हेड हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे, तो इनका कोई स्पेसिफिक गवर्नर जनरल नहीं मिलेगा। पीटर बोथ का नाम मिलता है और बहुत से गवर्नर जनरल मिलते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। और ये कार्नेलिस हेडस्टमान के साथ पहली बार भारत आए थे। अब इनका पतन कैसे हुआ यह आवश्यक है जानना। इनका पतन कैसे हुआ यह भी जान लेते हैं। इनको चुल्ल सवार थी और इन्होंने अंग्रेजों को उंगली करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने इनको कई बार पराजित किया, संधियां की, समझौते किए, लेकिन जो अंतिम तरह से इनको मतलब पूरी तरह से बर्बाद करने वाला युद्ध था वह था 1759 का वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध में डचों की शक्ति को पूरी तरह से अंग्रेजों ने तोड़ दिया। उसके बाद डचों ने कान पकड़ के माफी मांगी और कहा
कि अब हम भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेंगे। दोस्तों, आप यह वीडियो जिस YouTube चैनल पर देख रहे हैं उसका नाम है कहानी इतिहास। इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत की संपत्ति पर हमेशा से विदेशियों की गिद्ध नजर बनी रहती थी, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सिर्फ यूरोपीय नहीं, जितने भी आक्रमणकारी आए हैं सबकी एक ही वजह थी, मूल वजह, और वह थी भारत की संपत्ति को लूटना। तो चाहे आपका अरबों का हमला हो जिसमें मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है, वो चाहे आपका मोहम्मद गोरी के हमले हों या फिर महमूद गजनवी के हमले हों या फिर तैमूर लंग का हमला हो या फिर अहमद शाह अब्दाली का हमला हो या फिर नादिर शाह का हमला हो या फिर जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, सबके हमले की जो मूल वजह थी, सबसे प्रमुख जो वजह थी, वह थी भारतीय संपत्ति को लूटना। यह संपत्ति थी जो विदेशियों को आकर्षित करती थी। इन लोगों ने बहुत बातें सुन रखी थी भारत के बारे में, भारतीय गर्म मसालों के बारे में, भारत के हीरे जवाहरात के बारे में, भारत की धन संपदा के बारे में। कुछ लुटेरे तो ऐसे थे जो जिनका सिर्फ उद्देश्य था कि भारत के मंदिरों को लूटना है, क्योंकि मंदिर उस समय आर्थिक केंद्र थे। अरबों की संपत्ति हुआ करती थी मंदिरों के पास। लेकिन यूरोपीय शक्ति जो आई भारत, इनका उद्देश्य सिर्फ लूट करना नहीं था, इनका उद्देश्य ऐसी लूट करना था जिन्हें ये जायज बता सकें। मतलब ऐसी लूट जिसे ये जायज बता सकें और अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। इनका मानना था कि भारत के लोग असभ्य हैं, हम उनको सभ्य बनाएंगे। इसके लिए स्कूल वगैरह खोलना का ड्रामा करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। यहाँ आए, पहले व्यापार किए, फिर धीरे धीरे यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनके मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और उनसे बदले में छूट लेने लगे, रियायत लेने लगे कि आप टैक्स दिए बिना व्यापार कीजिए। इनके पास आधुनिक हथियार थे युद्ध करने के, और भारत के जो लोग थे वो पारंपरिक तीर तलवार से युद्ध करते थे उस समय। जैसे मैं एक उदाहरण अगर आपको दूं, 1510 का है। जिन पुर्तगालियों का स्वागत जनवरी ने किया, उनको अच्छे से स्थान दिया व्यापार करने के लिए, अरब के व्यापारियों का विरोध झेला। उन पुर्तगालियों ने 1510 में जो गोवा था, आदिल शाह से उसे छीन लिया, जबरन छीन लिया और गोवा को अपना केंद्र बना लिया। मतलब ये जो यूरोपीय लोग थे ये धोखेबाज भी थे, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अगर इनको फायदा हो तो ये पूरब के राजा का सपोर्ट करेंगे, इनका फायदा हो तो पश्चिम के राजा का सपोर्ट करेंगे, और इनसे कोई मतलब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। इनका एक सिद्धांत था व्यापार में अधिक से अधिक छूट पाना और अधिक से अधिक धन कमाना। तो इसके बाद जो यूरोपीय शक्तियां भारत आए उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, एक अपील और भी है, मेरा YouTube चैनल अभी नया बना है, इसलिए मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। जो भी कमियां हैं उनको धीरे धीरे सुधार कर लिया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा है इस पर अपनी राय दें।
ताकि मैं उसे उसमें सुधार भी कर सकूँ ना।